गुजरात एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अपनी बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सरकार अब सही में ठोस कदम उठाना चाहती है इन घुसपैठियों के सामने। हम सरहद पर तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस समस्या से भी लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुरक्षा में लगी वो दीमक है जो देश को धीरे धीरे अंदर से खा रही है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद ये कार्यवाही और तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि अपने अपने राज्य में से घुसपैठियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही को तेज किया जाए। आज हम इस मुद्दे पर थोड़ा और डीप में चर्चा करेंगे, कुछ फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। अहमदाबाद के चंदौला झील क्षेत्र में चल रही बुलडोजर कार्यवाही को लेकर हाल ही में कई समाचार रिपोर्ट्स हमारे सामने आए। अहमदाबाद नगर निगम यानी कि एएमसी ने 20 मई 2025 से इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसमें लगभग 8,500 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। वहीं 2.5 लाख वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इस कार्यवाही में 350 एएमसी कर्मियों के साथ साथ 3,000 पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने भाग लिया था और 35 बुलडोजर तथा 15 अर्थ मूवर मशीनों का उपयोग किया गया है। इससे पहले 29 अप्रैल से 1 मई तक पहले चरण में 1.5 लाख वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया था, कि जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक और गोदाम जैसी संरचनाएं शामिल थी। इससे पहले 200 से अधिक अवैध बांग्लादेशी निवासियों को हिरासत में लिया गया। ड्रोन सर्वेक्षण में इस क्षेत्र में लगभग 8,000 अवैध संरचनाएं पाई गई थी। एएमसी का कहना है कि इस कार्यवाही के बाद मलबे को हटाया जाएगा, झील की गहराई बढ़ाई जाएगी, बाउंड्रीज वॉल बनाई जाएंगी और झील के किनारे का एक विकास किया जाएगा। चंदौला झील जो राज्य सिंचाई विभाग के अधीन है, सरकारी नियंत्रण में रहती है। हालांकि एएमसी ने अतिक्रमण के कारण इसे अपने नियंत्रण में लेने से इनकार कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि 2010 में उससे पहले इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान किए जाएंगे, जो एएमसी की नीति के अनुसार है। इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय निवासियों ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख भी किया है, कि जिसमें उन्होंने नगर निगम की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले 29 अप्रैल को 50 से अधिक बुलडोजर और 2,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया था, कि जिसमें चंदौला झील पर बने फार्म हाउस और अवैध कॉलोनियों को भी शामिल किया गया था। इस कार्यवाही के दौरान लल्लू बिहारी नामक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कथित रूप से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दे रहा था। इस कार्यवाही में 6,500 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था, कि जिनमें से 450 की पहचान अवैध रूप से भारत में रहने वाले के रूप में की गई है। इस अभियान को ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया है और इसे गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव माना जा रहा है। इसमें 80 जेसीबी, 60 डंपर का उपयोग किया गया है और 2,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। ये तो जो कार्यवाही हुई उसकी हमने बात की, अब हम इसके पीछे के कारणों पर भी बात करेंगे। गुजरात में घुसपैठियों की इतनी समस्या क्यों है और गुजरात को ही क्यों चुन रहे हैं ये घुसपैठिए लोग। अहमदाबाद के चंदौला झील क्षेत्र को स्थानीय लोग मिनी बांग्लादेश कहने लगे हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक के होने की खबरें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। जब से कश्मीर वाला मुद्दा हुआ है, उसके बाद से ये खबरें और तेज हो गई हैं। हर राज्य से रोज 1-2 ऐसी खबरें आती हैं कि जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए होते हैं। स्थानीय प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इसे एक संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। वहीं एएमसी ने बताया कि इस क्षेत्र में कई सालों से गैर कानूनी रूप से कॉलोनियां, दुकानें और गोदाम और घरों का निर्माण हुआ है। चंदौला झील अहमदाबाद के लिए एक मुख्य जल स्रोत है और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अतिक्रमण से झील संकुचित हो गई है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत जैसी समस्याएं भी यहां पर उत्पन्न होने लगी है।
गुजरात को ही क्यों चुना जा रहा है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि गुजरात एक औद्योगिक राज्य है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, हीरा उद्योग और केमिकल फैक्ट्रियों में भारी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लोग सस्ते मजदूर के रूप में काम यहां पर पा लेते हैं। इन्हें रोजगार आसानी से मिल जाता है क्योंकि कई स्थानीय ठेकेदार मजदूरी के लिए दस्तावेज नहीं मांगते हैं। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनवाना अब तकनीकी रूप से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नेटवर्क के जरिए ये काम आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। ऐसे लोग स्थानीय बस्तियों में बस जाते हैं जहां पुलिस की निगरानी का तंत्र जो है वो कमजोर होता है। कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में भी देखा जाता है। कभी कभी स्थानीय नेताओं या बिल्डरों से संरक्षण मिलने के कारण ये लंबे समय तक बिना किसी डर के वहां पर रहते हैं। अवैध नेटवर्क बांग्लादेश से आए लोगों को भारत में पहचान पत्र बनवाने में मदद करता है। इसके बदले में पैसे लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सीन्स जो हैं हम मूवीज वगैरह में देखते हैं और ये हकीकत हम सबके सामने भी है। ये फर्जी पहचान माफिया का एक बड़ा खेल है जो केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल और आसाम से गुजरात होते हुए ये लोग गुजरात तक पहुंचते हैं। राज्यों के बीच डेटा साझा नहीं होता है कि जिससे ट्रैकिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय स्लम्स और गरीब इलाकों में इन्हें कम किराए पर घर मिल जाता है। कभी कभी स्थानीय लोग भी इन्हें किराएदार, मजदूर, दुकान के सहायक के रूप में रख लेते हैं, बिना किसी जान पहचान के और बिना किसी दस्तावेज के। ये कुछ प्रमुख कारण थे और ये बात हमारे सामने काफी समय से है और कार्यवाही पहले भी हुई है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद से इस कार्यवाही को तेज कर दिया गया है ताकि देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके अंदरूनी रूप से। अप्रैल 2025 में अहमदाबाद और सूरत में बड़ी कार्यवाही की गई। गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में 890 और सूरत में 134 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इसके बाद राज्य भर में 6500 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया कि जिनमें से 450 की पहचान अवैध रूप से भारत में रहने वाले के रूप में की गई। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये इन लोगों का रूट है कि जहां से ये लोग गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के अंदर पहुंचते हैं। जब से ये कार्यवाही शुरू हुई है तब से सभी लोगों की नजर इस खबर पर बनी हुई है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी देश में अवैध रूप से रह रहे हैं वे खुद पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना गिरफ्तारी होना तय है। साथ ही जो लोग इन्हें पनाह दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्यवाही होगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई बांग्लादेशी ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी और आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। 2 बांग्लादेशियों का तो सीधा लिंक अल-कायदा के साथ स्लीपर सेल से भी निकला है। सरकार अब इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स की भी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से वापस उनके देश भेजने की सभी प्रक्रियाएं जल्दी पूरी करने के लिए व्यवस्था शुरू की गई है। भारत के वो राज्य जहां पर घुसपैठियों की समस्या सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है। असम सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। 263 किलोमीटर की ये जो सीमा बनी हुई है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए दशकों से यहाँ पर बसे हुए हैं। वहीं असम की एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के दौरान लाखों लोग यहाँ पर संदिग्ध पाए गए हैं। राजनीतिक विवाद और सांप्रदायिक तनाव भी वहां पर बढ़ते हुए जो है नजर आता है। दूसरा है पश्चिम बंगाल। सीमा बांग्लादेश के साथ लगभग 2270 किलोमीटर लंबी सीमा ये बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा इसे मानी जाती है और इसकी समस्याएं क्या हैं कि घुसपैठ बहुत पुराने हैं और ये राज्य एंट्री पॉइंट है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या यहाँ सबसे अधिक पाई जाती है। कई जिलों में जनसंख्या संरचना में बदलाव के आरोप भी यहाँ पर लगे हैं। आगे अगर बात करें अब गुजरात की, तो गुजरात में ये है कि सीधी सीमा तो नहीं है लेकिन सेटलमेंट स्टेट बन गया है। जी हाँ,
सीधा उनको वहां से यहाँ पर भेजा जाता है रोजगार के लिए, ठीक है। और अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों में लाखों की संख्या में घुसपैठिए मजदूरी, फेरी निर्माण आदि में लगे हैं। हाल की बड़ी कार्यवाही यानी कि चंदौला झील ने इस समस्या को उजागर किया है और इसके प्रति सबकी दृष्टि जाए ये भी जरूरी है। और ये खबर पढ़ने के बाद लगता है कि हमारे जो देश की अंदर की जो सुरक्षा है उसे और मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगले स्टेट की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली है। जी हाँ, शहरी सुविधाओं और रोजगार के कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये केंद्र बन चुका है। सरकार और कोर्ट के आदेशों के बावजूद कुछ अवैध बस्तियां यहां पर बनी हुई है, जैसे कि ओखला, मदनपुर खादर, शाहीन बाग। वहीं अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। स्थिति बांग्लादेश से आने वाले कई घुसपैठिए बंगाल होते हुए सीधा उत्तर प्रदेश आकर बस जाते हैं और इससे प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरी केंद्र को ये लोग निशाना बनाते हैं। वहीं अगला राज्य है बिहार। स्थिति सीमावर्ती जिले जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी की रिपोर्ट है। वहीं राजनीतिक रूप से इसे संवेदनशील मामला भी माना जा रहा है। कर्नाटक का बेंगलुरु समस्या, बेंगलुरु में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की उपस्थिति की रिपोर्ट है। खासकर अवैध मजदूरी और फर्जी दस्तावेज के मामले यहां पर आए दिन सामने आते रहते हैं। अगला है राजस्थान, जैसे कि भरतपुर, जयपुर, यहां पर घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। बंगाल और उत्तर प्रदेश से होते हुए कुछ बांग्लादेशी राजस्थान में आकर बस जाते हैं, खास करके मजदूरी वाले क्षेत्रों में। घुसपैठियों की समस्या एक जटिल और संवेदनशील विषय है जो राष्ट्र की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक स्तर को भी प्रभावित करता है। इसके समाधान के लिए सरकार, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कानून, प्रभावी सीमा सुरक्षा और जागरूकता अभियान से ही इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में मानवाधिकार का सम्मान और समानता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि समाज में कोई भी वर्ग जो है उत्पीड़ित ना हो। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य की सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके अपने राज्यों में से जो भी घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से आकर यहां पर रह रहे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।